गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 167 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस पेपर 1 मिश्रित प्रश्न होंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 167 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का जो किला है वो कहाँ स्थित है? बांदा में, वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर का किला है वो है बांदा जिले में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला बांदा जिले में स्थित है और चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया एक किला है और चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। कालिंजर के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर है और इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। बी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित देवगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है और देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की जो वास्तुकला अत्यंत खूबसूरत है और पहले इस मंदिर को उत्तर भारत के पंचरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता था। नंबर 3 पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश में पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित है चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया, याद रखिएगा सीधे सीधे। नंबर 4 पर आ जाइए, भारत कला भवन पूरे भारत का है, राष्ट्रीय स्तर का है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता आरओ में। वाराणसी में स्थित है। देखिए, भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। ठीक है, न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय। नंबर 5 पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? गवर्नर। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर थी ये, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, यानी गवर्नर। और भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। वो पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती। नंबर 6 पर आ जाइए, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? देखिए, 4 बौद्ध संगीतियाँ, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में आयोजित की गई? अध्यक्षता किसने की वो भी, ठीक है, और जगह भी। तो चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। डी है इसका आंसर। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगीति काला अशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में, चौथी कनिष्क के शासनकाल में। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और तीसरी हुई थी कश्मीर के कुंडबलन में। ठीक है, उसका एक ट्रिक है, सॉरी, देखिए, पहली हुई थी राजगृह में, ठीक है, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडबलन में, जिसकी अध्यक्षता की थी कनिष्क ने, कुषाण शासक कनिष्क। तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंवला है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ए है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस जिले में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? भारत का पहला है ये गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, और ये स्थित है
बिहार में, लेकिन बिहार में कहाँ पर? बिहार के भागलपुर में। तो डी है इसका आंसर। देखिए बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, और गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। और जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा नदी डॉल्फिन, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह ओजोन क्षरण से संबंधित है। यह संधि 2004 में लागू हुई, 2004 से लागू है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला वाला गलत है, ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। तो सही पूछा है, तो सही केवल यहाँ पर बी है। देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यानी पीओपी या जैविक प्रदूषकों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है, ना कि ओजोन क्षरण से। तो पहला वाला गलत हो गया ना। देखिए पीओपी यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या जैविक प्रदूषक ऐसे रसायन हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं। ये भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से वितरित हो जाते हैं तथा जीवित जीवों के वसायुक्त ऊतक में जमा हो जाते हैं और मनुष्यों एवं वन्य जीवों के लिए विषाक्त होते हैं। अब बात करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन के लिए जो वार्ता स्टॉकहोम में 23 मई 2001 को पूरी हुई। यह सम्मेलन 17 मई 2004 को प्रारंभिक 128 पार्टियों और 151 हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अनुसमर्थन के साथ लागू हुआ। तो लागू हुआ कब? 2004 में। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट वाला गलत है, जो कि ओजोन क्षरण से बता रहा था इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। सूरदास अकबर के समकालीन थे। सूरदास द्वारा अकबर के काल में रामचरितमानस की रचना की गई। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए सूरदास अकबर के भी समकालीन थे और जहांगीर के भी, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो अकबर, जहांगीर करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और तुलसीदास जो है वो अकबर के काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये भी सही है। तो सी है इसका आंसर। देखिए सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास ने जहांगीर के संरक्षण में सूर सागर की रचना की, तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। और तुलसीदास द्वारा अकबर के काल में रामचरितमानस की रचना की गई, तो दूसरा वाला भी सही है। नंबर 11 पर आ जाइए। सिद्धांत रहस्य, सुबोधिनी और भक्ति वर्धनी धार्मिक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? नंददास, सूरदास, कबीरदास या बल्लवाचार्य? भक्ति वर्धनी, सिद्धांत रहस्य, सुबोधिनी, इन सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई बल्लवाचार्य के द्वारा। ये है इसका आंसर। देखिए बल्लवाचार्य मूलतः जो है वो तेलंगाना के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। बाद में वे अपने माता पिता के साथ वाराणसी में बस गए और वाराणसी में शिक्षा प्राप्ति के बाद कृष्णदेव के काल में उनके द्वारा विजयनगर में ही वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई। सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य और भक्ति वर्धनी धार्मिक ग्रंथों की रचना बल्लवाचार्य के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। शंकर देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? इंपॉर्टेंट है, शंकर देव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कभी कभी। शंकर देव उत्तर प्रदेश के एकेश्वरवादी संत थे। शिव एवं उनके अवतार वृषभ की भक्ति करते थे वो, और उनके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म नाम से भी जाना जाता था। महापुरुषीय धर्म। देखिए शंकर देव पहले तो असम के एकेश्वरवादी संत थे, उत्तर प्रदेश के नहीं थे, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और शिव नहीं बल्कि वो वैष्णव भक्त थे। नाम में शंकर है लेकिन उपासक थे वो विष्णु के। तो विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। तो यहाँ शिव लिखा है तो इसको भी गलत कीजिए। तो हमेशा याद रखिए शंकर देव का नाम जहाँ है वैष्णव से याद कर लीजिएगा उनको। उनके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये तीसरा वाला स्टेटमेंट केवल सही है, तो 3 वाला केवल ए हो जाएगा इसका आंसर। और जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट करके भी आंसर निकल जाता। तो शंकरदेव असम और कामरूप के एकेश्वरवादी संत थे, न कि उत्तर प्रदेश के। वे विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। तो पहला दूसरा गलत हो गया। शंकर के उपदेशों को भगवती कहकर संबोधित किया गया, और क्योंकि ये भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थी, उनके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म से भी जाना जाता था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है केवल।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, ये पॉलिटी का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून, और विधि के समक्ष समता का प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी कानून के समक्ष समता का प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये बात गलत है। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो यह है इसका आंसर। देखिए, विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समता, इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को विधि यानी कानून के समक्ष समानता का दर्जा प्राप्त है, तो करेक्ट है पहला। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि यह ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया, कनाडा के नहीं। और इसकी प्रवृत्ति जो है वो नकारात्मक है, क्योंकि इसके तहत किसी भी विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं किया गया है। नंबर 14 पर आज विधि का शासन यानी कानून का शासन के अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त दंडित नहीं किया जा सकता, और संविधान स्रोत नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। संविधान स्रोत नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, क्योंकि संविधान के उद्भव के पूर्व भी व्यक्तिगत अधिकार अस्तित्व में थे। बिल्कुल, व्यक्ति के अधिकार तो अस्तित्व में थे ही, संविधान के पहले भी थे। ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का विचार जो है A.V. डाइशी द्वारा दिया गया। इसमें 3 तत्व जो हैं सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? जो पहले स्टेटमेंट था, पहला तत्व निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि यानी कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त दंडित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समता, अर्थात सभी नागरिक समान रूप से कानून के अधीन है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट संविधान स्रोत नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, क्योंकि संविधान के उद्भव के पूर्व भी व्यक्तिगत अधिकार अस्तित्व में थे। तो पहला और दूसरा करेक्ट है वहाँ पर। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। दून किसे संदर्भित करता है? बाढ़ के मैदानों को, अल्पाइन घास के मैदानों को, संरचनात्मक घाटियों को, नदी घाटियों को। बताइए, ए और बी में से बताइए क्या है इसका आंसर। दून किसको संदर्भित करता है? दून है स्ट्रक्चर वैलियाँ यानी संरचनात्मक घाटियाँ। नदी घाटी लाकर गलत मत कर दीजिएगा। देखिए, हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। ये संरचनात्मक मूल की घाटियाँ, ये घाटियाँ हिमालय और शिवालिक के ऊपरी भाग के कटाव के कारण पत्थर और बजरी से ढकी रहती हैं, तो बी करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ दून है जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। नंबर 16 पर आ जाइए। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 226, 352 में तो नेशनल इमरजेंसी है। 368 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय संविधान प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। 1 नंबर में अलग से सवाल है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी भाग पूछ लेगा, अनुच्छेद पूछ लेगा। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने की विधायी शक्ति प्राप्त है। ठीक है, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। नंबर 17 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है। फरवरी 2023 में 22वां कौन सा 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये भारत में संपन्न हुआ। भारत में कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ। तो सी है इसका आंसर। देखिए, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 22 से 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का प्रमुख कार्यक्रम है। और इस वर्ष यानी 2023 की थीम भी है एक, वो है सामूहिक कार्यवाही के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। और शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे वृहद विषयों पर चर्चा की गई। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। इस बार भी यूपी पीसीएस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 प्रश्न पूछे गए थे, सतत विकास से। ठीक है, 2 प्रश्न तो उसकी डेफिनेशन को लेकर ही थे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत की भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत के किस पड़ोसी देश ने यूपीआई प्रणाली को अपनाया? नेपाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
तो भारत की भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बना, और यूपीआई का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। गंगा की जो डॉल्फिन है उसको एक लुप्तप्राय जलीय जीव घोषित किया गया। लुप्तप्राय का मतलब होता है इंडेंजर्ड। और गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, 2 बातें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। एक है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और दूसरा है डॉल्फिन सेंचुरी। भारत की पहली डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है? बिहार में। और न केवल भारत बल्कि एशिया का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? बिहार में। लेकिन बिहार के अलग अलग ज़िलों में है ये। जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो बिहार के पटना में है, न कि भागलपुर में। जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो है बिहार के भागलपुर में। बाकी गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये सही है बात। और डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा करेक्ट है, केवल बी है इसका आंसर। तो तीसरा सही नहीं है, तो तीसरे से 2 एलिमिनेट होते। देखिए, भारत और एशिया का जो पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वो है पटना में, बिहार के पटना में है। और पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। और गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और एक चीज़ और याद रखनी है, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य यानी गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, वो भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। तो डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है? बिहार में है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? वो भी बिहार में। रिसर्च सेंटर कहाँ पर? पटना में, ठीक है। गंगा पटना में, पटना विश्वविद्यालय परिसर में। और यह है भागलपुर में जो डॉल्फिन सेंचुरी है। बाकी गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित है, यानी इंडेंजर्ड है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च लोकेटेड कहाँ पर? वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च लोकेटेड? ये है नई दिल्ली में, हाल ही में स्थापित किया गया है ये। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा। यह शैक्षणिक, विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मामलों और मुद्दों का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। ठीक है, 2022 की बात है ये। नई दिल्ली में स्थापित है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। तो 20 प्रश्न थे। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। यह है पेड टेलीग्राम ग्रुप का नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। धन्यवाद।